युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में हमारा आज का विषय है इमरजेंसी। 75 साल 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी। करीब करीब 50 वर्ष इसके बीतने आए हैं। लोकतंत्र में इमरजेंसी को लेकर कई तरह के नेगेटिव पक्ष देखे जाते हैं। साथ ही ये लोकतंत्र के विकास के लिए भारत में एक काले धब्बे के तौर पर देखा जाता है। आइए देखते हैं आखिर इसके कारण क्या थे। क्या इसके कुछ पॉजिटिव पक्ष हैं या सिर्फ ये ऋणात्मक पक्ष लिए हुए भारतीय लोकतंत्र में एक धब्बा ही है। तो हम लोग आज इसी इमरजेंसी पर चर्चा करेंगे। अभी सरकार पक्ष विपक्ष भी इस पर चर्चा कर रही है, तो आइए देखते हैं। 1975 के आपातकाल के 50 वर्ष के बाद सबक और सुधार। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू होने के 50वें वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही थी। अगर उसके समय रेखाओं की बात करें तो जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री चुनी गई थी। उसके बाद जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को लेकर उसके चुनाव को लेकर जो निर्णय दिया था, उसके बाद ठीक उसके बाद आपातकाल लगाया गया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। ये आपातकाल 23 मार्च 1977 को आधिकारिक रूप से समाप्त की गई थी। आइए देखते हैं कि आखिर आपातकाल लागू करने के पीछे भारत के संविधान में क्या संवैधानिक प्रावधान हैं। तो भारत के संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल के बारे में प्रावधान निहित करते हैं, जिसमें 3 प्रमुख आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल संविधान में दर्ज है। जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, दूसरा संवैधानिक आपातकाल आर्टिकल 356, तीसरा वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। भारत में अगर राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया इसके बारे में बात करें तो 3 बार ये देखा गया है। 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान और 1975 में लगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन किए गए थे, जिसमें 38वां संविधान संशोधन 1975 और 42वां संविधान संशोधन 1976। इन दोनों संशोधनों के द्वारा केंद्र सरकार ने, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने केंद्र की शक्तियों को मजबूत कर लिया था। राष्ट्रपति और राज्यों की शक्तियों को कम कर दिया गया था। न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया गया था। अगर उस समय की सरकार के बारे में बात करें कि आखिर किन कारणों से या आपातकाल को लागू करने के पीछे उस समय की सरकार ने क्या तर्क दिए थे, तो वो तर्क थे आर्थिक संकट। उस समय उच्च बेरोजगारी थी, औद्योगिक विकास सुस्त हो चला था, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे, लोगों में एक तरह से असंतोष का माहौल व्याप्त था। दूसरा, गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन में रत थे। 1974 में गुजरात में छात्रों द्वारा बढ़ती कीमतों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया था और ये बाद में बिहार में भी फैल गया था। गुजरात में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई थी, जिसके कारण कांग्रेस की माननीय नेता इंदिरा गांधी उस समय संकट में आ गई थी। गुजरात सरकार के गिरने के बाद में उसमें डर पैदा हो गया था अपनी अलोकप्रियता को लेकर। इसी बीच जेपी आंदोलन 1974, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्रीय आपातकाल को प्रस्तुत करने के लिए। रेलवे की हड़ताल, जो जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा 1974 में रेलवे कर्मचारियों के मांगों को लेकर किया गया था। साथ में न्यायपालिका के साथ टकराव, खासकर 24-25 संविधान संशोधन, संविधान के मूल ढांचे और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर जो संवैधानिक और न्यायपालिका के साथ विवाद हुए, वे भी इसके प्रमुख कारणों में देखे जाते हैं। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव था कांग्रेस में, लेकिन जो तात्कालिक कारण था जिसने राष्ट्रीय आपातकाल को
प्रस्तुत कर दिया था वो था इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले ने चुनावी लाभ के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने के आधार पर 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया था। 1971 में हुए जो चुनाव में प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव जीते थे उसको रद्द कर दिया गया था। इस फैसले ने आपातकाल को भारत में अवश्यंभावी कर दिया था, क्योंकि तब तक राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी को यह डर सताने लगा था कि सत्ता उसके हाथों से निकल जाएगी। इसी के आधार पर बाद में 1975 में आपातकाल लागू कर दिया गया था। अगर आपातकाल के साधारणतः नेगेटिव पक्ष को ज़्यादा उठाया जाता है, लेकिन हम लोग इसके पॉजिटिव पक्ष भी देखेंगे। तो इसके नेगेटिव पक्ष या प्रभावों की बात करें तो उस समय नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन कर दिया गया था। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी काफ़ी जोरों पर थी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, बल्कि कहा जाए तो राजनीति की एक पीढ़ी की शुरुआत ही उस आंदोलन से हुई थी। मीडिया सेंसरशिप में थी। न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने वाले संवैधानिक संशोधन किए गए थे, 38वां और 42वां संविधान संशोधन। जबरन नसबंदी का कार्यक्रम चलाया गया था। आर्थिक प्रभाव, आपातकाल के दौरान हड़ताल, विरोध, राजनीतिक अस्थिरता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई। 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी हार हुई थी और ये पहली बार था जब सत्ताधारी पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद सत्ता खो दी थी। इसके बाद ही भारत में गठबंधन की राजनीति का श्री गणेश होता है। आपातकाल के धनात्मक प्रभाव की बात करें तो छात्र राजनीति का पुनरुत्थान हुआ था 1974 के जेपी आंदोलन के साथ। लोकतंत्र के लिए ये रक्षा का सबक था, क्योंकि इसके बाद में कई संवैधानिक संशोधन किए गए ताकि कोई भी प्रधानमंत्री तानाशाह न बन जाए। संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्टता लाई गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर जो प्रावधान किए गए थे उसमें कई तरह की अस्पष्टता थी। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का विकास हुआ। आर्थिक सुधार भी हुए थे, क्योंकि केंद्र के पास में सत्ता एकत्रीकरण के कारण में और देशभक्ति के संचार के कारण में उद्योगों में विकास की संभावना को बल मिला। अपराध में कमी आई थी, क्योंकि ज़्यादातर अपराधियों को जेल में डाल दिया गया था। नौकरशाही नियंत्रण में रही, क्योंकि केंद्रीय सत्ता मजबूत हो गई थी। ऐसे कई पॉजिटिव पक्ष भी गिनाए जाते हैं इसके दौरान। इसके अलावा बात करें तो इस दौरान कई संवैधानिक प्रावधानों को बदला गया और संवैधानिक अस्पष्टता पैदा की गई थी। जैसे 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में इस आंतरिक अशांति शब्द के कारण ही इंदिरा गांधी आपातकाल लगा पाई थी। इसके साथ ही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी गई थी, उसको भी बदल दिया गया। इवन इसके बाद में आपका संसद द्वारा अनुमोदित आपातकाल तब तक लागू रह सकता था जब तक कैबिनेट चाहे, लेकिन बाद में इसको 6 महीने के समय अवधि में बांध दिया गया। आपातकाल के ऐसे अधिनियम को बाद के संविधान संशोधन में विशेष बहुमत से पारित किए जाने का प्रावधान किया गया। इस तरह से आपातकाल को लेकर और संविधान के कई प्रावधानों को लेकर कई तरह के नए प्रावधान जोड़े गए, जिसने संविधान में अस्पष्टता लाई। साथ ही इसके साथ ही 42वें संविधान संशोधन के साथ में राष्ट्रीय के कर्तव्य भी जोड़े गए। मौलिक अधिकार के साथ में मौलिक कर्तव्य भी संविधान में दर्ज किए गए। 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है। अगर उसके बाद में आने वाले निर्णय और रिपोर्टों की बात करें जिसने आपातकाल की आलोचना की, तो उसमें प्रथम एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976, पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017, शाह आयोग रिपोर्ट 1978। आपातकाल पर सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय भी बाद में आए, जिसने आपातकाल को एक तरह से उसकी आलोचना की है। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980, इसमें सर्वोच्च न्यायालय माना
कि आपातकाल के दौरान भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को निलंबित नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना में निहित है। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करना न्यायिक समीक्षा के अधीन है। भूतनाथ मेटे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1974, इसमें न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों के निलंबन का मतलब ये नहीं कि सभी कानूनी उपचार वर्जित हैं। वैधानिक प्रावधानों के गैर अनुपालन के आधार पर रिट दायर की जा सकती है। अर्थात इन निर्णयों द्वारा न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों के साथ साथ न्यायपालिका की शक्ति का भी संरक्षण किया। ये निर्णय आपातकाल के दौरान जो मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां संगठित हो गई थी, उसको विकेंद्रीकृत करने का काम किया था। अगर इसके बाद देखें हम लोग कि आखिर क्या सबक इससे मिलता है, तो इससे सबक है निरंकुशता से बचना चाहिए। लोकतंत्र जनता के हाथों में है। विकेंद्रीकृत सरकार होनी चाहिए। तानाशाही सरकार से बचना चाहिए। न्यायपालिका के साथ टकराव से बचने की जरूरत है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों देश के विकास के लिए बने हैं और तीनों नियंत्रित रूप से अपने कार्यों को क्रियान्वित करते हुए रहनी चाहिए। इनमें आपसी टकराव से बचना चाहिए। लोगों को मौलिक अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान को शक्ति जनता के द्वारा मिली हुई है और जनता तभी तक लोकतंत्र के साथ में है जब तक उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। मीडिया और नागरिक समाज की जिम्मेदारी अधिक मजबूत हुई है, क्योंकि इसी के माध्यम से भारतीय समाज ने इंदिरा गांधी के आपातकाल का विरोध किया था। आज भी राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के लोकतंत्र में एक धब्बे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन साथ ही इस राष्ट्रीय आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र को ज़्यादा सजग बना दिया है। धन्यवाद। टू द पॉइंट में कल हम लोग फिर किसी और विषय को लेकर आएंगे।